Assalamualaikum. Beta, in this video lecture, I will deliver another chapter of your ENT, that is congenital malformations of ear. Previously, I have discussed anatomy in detail, overview of physiology, the clinical symptoms of the ear diseases, and it's now time to discuss some congenital malformations of the ear, right? कंजेनाइटल मेल्फॉर्मेशंस ऑफ द ईयर, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, तो ज़रा डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एक्सटर्नल ईयर में कंजेनाइटली क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बेटा? सबसे पहले जो है वो है प्री ऑरिकुलर साइनस और सिस्ट, ठीक है। असल में क्या होता है बेटा, ये पहले आपको मैं दिखा दूँ ना, ताकि आपको पता चले कि ये साइनस होता क्या है, कैसा दिखता है। बुकी से दिखाता हूँ मैं डायरेक्टली आपको, सही है, और फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं ज़रा। सो इफ़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर राइट देयर, if it is visible, can you see right here? Okay, this is the sinus. Can you see this little opening? If I just zoom into this picture, yeah, now it is better visible. This is, you can see, this is the opening, this sinus, this is the sinus, right? ये अंदर ट्रैक्ट है, ये एक सुराख है। दिस इज़ द प्री आरिकुलर साइनस। प्री आरिकुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आरिकल है, उसके आगे ये मौजूद है ना, तो इस वजह से इसको हम प्री ऑरिकुलर साइनस कहते हैं। इसकी एग्जैक्ट साइट क्या है? आप देखें, ये नीचे ट्रेगस मौजूद है और ऊपर जो है ये हेलिक्स का एक क्रूस मौजूद है, ठीक है। दिस क्रस ऑफ द हेलिक्स एंड दिस इज़ द ट्रेगस, इन दोनों के बीच में ये आपका प्री ऑरिकुलर साइनस मौजूद है, सही है। इसकी आप बहुत अच्छी पिक्चर गूगल से भी देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो समझ आ ही गया होगा। और ये पूरा साइनस ट्रैक्ट होता है अंदर, और इस ट्रैक्ट के अंदर सिस्ट भी बन सकता है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर सिस्ट भी बन सकता है, राइट बेटा। और ये बनता क्यों है? ये इसलिए बनता है, जब आपका बेटा ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है और ये सेकंड फेरेंजियल आर्च है, ये फर्स्ट, ये सेकंड फेरेंजियल आर्च जब ये आपस में कम्प्लीटली फ्यूज़ नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से ये नैरो ओपनिंग रह जाती है, जिसको हम कहते हैं प्री ऑरिकुलर साइनस। तो ज़रा वापस जाते हैं अपने नोट्स पे। तो प्री ऑरिकुलर साइनस या फिर सिस्ट जो है बच्चा, इसका कॉज क्या है? फेलियर ऑफ द कंप्लीट फ्यूजन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेंकियल आर्क। मैंने बताया, जब दो आर्च आपस में फ्यूज़ नहीं कर पाते तो ये ओपनिंग रह जाती है, जिसको हम प्री ऑरिकुलर साइनस कहते हैं। और इस साइनस के अंदर सिस्ट बनता है, सिस्ट में डेवलप इन द साइनस ट्रैक्ट, ठीक है। एंड इसकी साइड क्या होती है? साइड ऑफ द प्री ऑरिकुलर साइनस इज बिटवीन द ट्रेगस एंड द क्रूस हेलिक्स, मैंने दिखा दी। वैसे तो कोई सिम्टोमेटिक नहीं होता, बस सिर्फ ये विजिबल ओपनिंग नज़र आती है कान के आगे, बाकी कुछ भी नहीं होता, सही है, कोई सिम्टम नहीं होता। हाँ, अगर इस साइनस के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, या फिर इस साइनस ट्रैक्ट के अंदर जो सिस्ट है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस, और इस साइनस में से डिस्चार्ज भी आएगा, ठीक है। एक बार ज़रा दोबारा देख लें सेम पिक्चर को। तो यू कैन सी हेयर दैट दिस इज़ द साइनस आई टोल्ड यू, एंड दिस इज़ द पिक्चर शोइंग द इन्फेक्शन ऑफ द प्री ऑरिकुलर साइनस। तो ये अगर आपका ऑरिकल है, ठीक है, और ये साइनस मौजूद है, ये साइनस मौजूद है, ठीक है। यू कैन सी द स्वेलिंग एंड द रेडनेस, राइट। ओके, वैसे तो ये एक विजिबल ओपनिंग होती है, कोई सिम्टम नहीं होता। अगर इसका इन्फेक्शन हो जाए ना, इसका या इसके अंदर मौजूद सिस्ट का, तो फिर जाहिर सी बात है, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी और डिस्चार्ज भी आएगा, ठीक है बेटा। तो इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि इन्फेक्शन को आप ट्रीट करें और फिर बाद में जो है सर्जरी करके साइनस ट्रैक्ट को भी निकाल दें और जो सिस्ट है इसके अंदर उसको भी रिमूव कर दें, ठीक है। चले, ये था प्री ऑरिकुलर साइनस और सिस्ट। दूसरी कंजेनाइटल एनोमली आती है या एट्रेशिया ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। आपको पता है ये बेटा, ये एक्सटर्नल आपका पिन्ना मौजूद है, इसके अंदर एक ओपनिंग होती है और ये अंदर जाती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और ये जो कैनाल है इसका एक छोटा सा मीएटस होता है, ठीक है। दैट इज़ द ओपनिंग टुवर्ड्स द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अगर ये नॉन कैनलाइज हो, ये क्लोज हो, ठीक है, और अंदर जाने का रास्ता ना हो, तो दैट इज सेड टू बी द एट्रेशिया ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। जो मीएटस है ना, ओपनिंग है, उसकी एट्रेशिया है। नॉन कैनलाइजेशन है, कैनाल ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है अंदर जाने के लिए। मोस्टली दिस कंडीशन, दैट इज़ द एट्रेशिया ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, इज एसोसिएटेड विद द माइक्रोटिया, दैट इज़ द स्मॉल साइज ऑफ द ऑरिकल
और इसकी सबसे बड़ी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या होगी? कंडक्टिव डिफनेस, साउंड वेव जहाँ से अंदर ही नहीं जा पाएंगी तो कंडक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि इसकी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं, सर्जिकली इसको हम खोल देते हैं इस मीएटस को। पिक्चर बुक से दिखा भी देता हूँ क्विकली ज़रा। So I hope I can, yeah, this is the picture. If I just zoom into this, you can see बेटा this is the pinna. ये माइक्रोटिया तो नहीं है, खैर ये एक नॉर्मल ऑरिकल है। वैसे मोस्टली क्या होता है, ये जो एट्रेसिया आप देख रहे हो, इसमें किसी किस्म की ओपनिंग नहीं है अंदर, सही है। ये जो बाहर से जो मिएटस होता है वो क्लोज है बिल्कुल, सही। इसको हम एट्रेशिया कहते हैं। और वैसे ये एट्रेशिया माइक्रोटिया के साथ एसोसिएटेड होती है, ऑरिकल छोटा होता है, सही है। चलें जी, अब इसके बाद एक और कंडीशन को ज़रा डिस्कस करते हैं, एक और कंजेनाइटल एनोमली। राइट बेटा, एट नंबर 3 इज़ द कंप्लीट और द पार्शियल एब्सेंस ऑफ द ऑरिकल। बाय द वे, द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द ऑरिकल इज कॉल्ड द एनोटिया, राइट। और इट अकर्स ड्यू टू द फेलियर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द 6 ट्यूबरकल्स दैट फॉर्म द पिन्ना। आपको पता है पिन्ना कैसे बनता है बेटा? ये अगर आपका अगर ये आपका फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है और सेकंड फेरेंजियल आर्च है, उस फर्स्ट और सेकंड फेरेंजियल आर्च के बीच में जो क्लेफ्ट होता है, उस क्लेफ्ट के अंदर 6 ट्यूबरकल्स बनते हैं, है ना। अगर वो 6 ट्यूबरकल्स आपस में वो 6 ट्यूबरकल्स ना बने तो ऑरिकल भी नहीं बनेगा। एक बिल्कुल सिंपल सी डील है ना, कि 6 ट्यूबरकल्स बनते हैं, वो 6 ट्यूबरकल आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ होने के बाद एक ऑरिकल बन जाता है, एक पिन्ना बन जाता है। अगर वो ट्यूबरकल्स ना बने तो पिन्ना भी नहीं बनेगा, और अगर बिल्कुल भी पिन्ना ना बने, कम्प्लीटली एब्सेंट हो पिन्ना, तो उसको मेनोटिया कहते हैं, ठीक है। इसमें भी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करके बाहर पिन्ना लगा देते हैं, अपना उसी पेशेंट का टिश्यू यूज़ करके बॉडी का, या फिर कोई एस्थेटिक्स जो प्लास्टिक टिश्यू होता है वो यूज़ करके, whatever aesthetism in the plastic surgery or the ENT सर्जरी कैन बी डन, लेकिन रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी अवेलेबल है इसकी, पूरा ऑरिकल लग जाता है बाहर, सही है, इस तरीके से। और एक और कंडीशन है एक्सेसरी ऑरिकल। एक्सेसरी ऑरिकल व्हेन वन ऑफ द 6 ट्यूबरकल्स फेल टू फ्यूज़। आपको पता है कि फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट के अंदर 6 ट्यूबरकल बनते हैं, 6 के 6 ट्यूबरकल आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और एक नॉर्मल पिन्ना बनता है। अगर ऑरिकल एब्सेंट हो तो पिन्ना बनेगा ही नहीं, और अगर जो ट्यूबरकल्स हैं, अगर ट्यूबरकल्स बने ही ना तो पिन्ना ही नहीं बनेगा। और अगर ट्यूबरकल्स बन जाए लेकिन उनमें से कोई एक जो है वो फ्यूज़ ना करे उन बाकी 5 के साथ, तो एक एक्सेसरी ऑरिकल हो जाएगा। और मैं एक्सेसरी ऑरिकल आपको दिखा भी देता हूँ। राइट फ्रॉम योर बुक यू कैन सी दिस इज़ द एक्स्ट्रा ऑरिकल, राइट, दिस इज़ द एक्स्ट्रा ऑरिकल प्रेजेंट, राइट। और ये क्यों होता है बेटा? देखिए, बाकी जो 5 ट्यूबरकल्स थे ना वो तो आपस में फ्यूज़ हो गए और ये पिन्ना बन गया, और जो एक ट्यूबरकल था वो इन 5 के साथ फ्यूज़ नहीं हुआ और ये अलग से ये एक ऑरिकल रहेगा, तो इसको हम एक्सेसरी ऑरिकल कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो या इसको भी हम इस एक्स्ट्रा ऑरिकल को सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा बेटा सम एनोमलीज ऑफ द पिन्नास इन द साइज़ ऑफ द पिन्ना एंड द शेप ऑफ द पिन्ना। साइज़ ऑफ द पिन्ना अगर छोटा हो तो इसको माइक्रोटिया कहते हैं, ठीक है। अब आप शायद इसमें कंफ्यूज हो। एक है बेटा एनोटिया, दैट इज़ द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द पिन्ना, और ये होता क्यों है? क्योंकि जब आपके ट्यूबरकल्स बनते ही नहीं हैं, ठीक है। और ओके, देन कम्स द प्रॉब्लम ऑफ द साइज़, दैट इज़ द छोटा पिन्ना, स्मॉल पिन्ना, दैट इज़ द माइक्रोटिया। और एक होता है शेप ऑफ द पिन्ना। अब शेप ऑफ द पिन्ना के अंदर क्या एबनॉर्मेलिटी हो सकती है? There is very unusual type of the shape of the pinna, that is the bat ear or the loop ear pinna. These are unusually big auricles and they project outward. ये भी देख लेते हैं ज़रा क्विकली फ्रॉम दिस, या यू कैन सी दिस पिक्चर, यू कैन सी दिस पिक्चर। ये कितने बड़े पिन्ना है, और ये पिन्ना ना सिर्फ बड़े हैं, ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? बेट ईयर और लूप ईयर पिन्ना कहते हैं, ठीक है। और ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है पिन्ना की। तो एक्सटर्नल ईयर के अंदर बेटा हमने कितनी चीज़ें डिस्कस कर ली? एक्सटर्नल ईयर के अंदर क्या क्या डिस्कस कर लिया मैं आपको बताऊं। एक तो प्री ऑरिकुलर साइनस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक एट्रेशिया ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, और एट्रेशिया के अलावा एनोटिया कि ट्यूबरकल्स नहीं बने, पिन्ना ही नहीं बना, ठीक है। ट्यूबरकल्स बने लेकिन फ्यूज़ नहीं हुए, एक्सेसरी ऑरिकल आ गया, सही है।
साइज़ का मसला और शेप का मसला, ये एक स्पेशल टाइप है, वो मैंने आपको बता दी। और इसको भी सही किया जा सकता है प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की मदद से। ठीक है बेटा, ये एक्सटर्नल ईयर की कुछ कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो गई। और इसके बाद मिडिल ईयर। सो इन द मिडिल ईयर लेट मी टेल यू दैट एक कंडीशन है, दैट इज़ द ट्रीचर कॉलिन सिंड्रोम, जिसको हम फर्स्ट आर्च सिंड्रोम भी कहते हैं। और यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो लोअर फेस होता है वो बड़ा हाइपोप्लास्टिक होता है, यानी कि जो आपकी चिन है वो बहुत हाइपोप्लास्टिक होती है, बहुत छोटी होती है। और देयर इज़ द डेवलपमेंटल फेलियर ऑफ द एक्सटर्नल एंड द मिडिल ईयर, मे बी यूनिलेटरल और बायलेटरल। सो वेरी फर्स्ट कंजेनाइटल एनॉमली ऑफ द मिडिल ईयर इज़ द ट्रीचर कॉलिन सिंड्रोम। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो लोअर फेस है, जो चिन है ना आपकी, वो बहुत हाइपोप्लास्टिक होती है, बहुत अंदर होती है, छोटी सी होती है। एंड यू कैन इसकी पिक्चर बुक में अटैच नहीं है, वरना ज़रूर दिखा देता आपको। यू कैन जस्ट गो एंड सर्च फॉर द ट्रीचर कॉलिन सिंड्रोम, यू विल सी कि इतना छोटा सा फेस होता है नीचे, लोअर फेस खास करके। और जो एक्सटर्नल और मिडिल ईयर है उसकी भी डेवलपमेंटल फेलियर होता है, ना एक्सटर्नल ईयर बनता है ना मिडिल ईयर बनता है। ठीक है, इस तरीके से। ज़रा और मिडिल ईयर के एनामलीज़ को आगे डिस्कस करते हैं। Another congenital anomaly of the middle ear beta, the abnormal ossicles, most commonly malleus and incus. What do you mean by the abnormal ossicles? That means the ossicles may be fused together, or if they are not fused together, or they may be fused with the bony wall of the middle ear cavity, यानी कि टेम्पोरल बोन जो होती है उसके साथ फ्यूज़ हो जाए या फिर आपस में फ्यूज़ हो जाएं। तो इसका ये होता है कि पहले हम टेम्पेनोप्लास्टी करते हैं बेटा, क्योंकि ज़्यादा टेम्पोरल मेम्ब्रेन टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से जाते हैं, तो टेम्पोनोप्लास्टी करते हैं और उसके बाद जो डिफॉर्म्ड ऑसिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो मिडिल ईयर में हमने क्या डिस्कस किया बेटा, कंजेनाइटल एनॉमलीज में से पहले नंबर पे हमने या ट्रीचर कॉलिन सिंड्रोम, जिसमें ना सिर्फ मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर की एनॉमली होती है, बल्कि जो लोअर फेस है वो भी बड़ा हाइपोप्लास्टिक होता है। सही है, उसके बाद एबनॉर्मल ऑसिकल्स हो सकते हैं, खास करके इनकस मेलियस। और तीसरी कंडीशन है कंजेनाइटल फिक्सेशन ऑफ द स्टेपीज। कंजेनाइटल फिक्सेशन ऑफ द स्टेपीज ऐसी कंडीशन है जिसमें जो स्टेपीज की फुट प्लेट होती है वो ओवल विंडो के अंदर कम्प्लीटली फ्यूज़ हो जाती है। ठीक है, कंजेनाइटली कम्प्लीटली फ्यूज़ हो जाती है, बिल्कुल फिक्स हो जाती है अंदर, कि वो उसको वाइब्रेट करना, मूव कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि स्टेपीज़ मोबिलाइजेशन ऑपरेशन होता है, जिसकी वजह से स्टेपीज़ की जो फुट प्लेट है जो अंदर फिक्स हो गई है ओवल विंडो में, उसको वहाँ से मोबिलाइज़ कराते हैं, रिलीज़ करवाते हैं। सही है बेटा, तो क्या डिस्कस कर लिया हमने, एक्सटर्नल ईयर डिस्कस किया, मिडिल ईयर डिस्कस किया, एंड लास्टली कम्स द सम कंजेनाइटल एनॉमलीज ऑफ द इनर ईयर। राइट, इनर ईयर के अंदर आपको पता है एक होता है बोनी लेब्रिंथ, एक होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। I hope you remember the anatomy part, the bony and the membranous labyrinth. बोनी कोक्लिया, बोनी वेस्टिब्यूल, बोनी सेमीसर्कुलर कैनाल्स, इसी तरीके से मेम्ब्रेनस कोक्लिया, मेम्ब्रेनस सेक्यूल एंड मेम्ब्रेनस यूट्रिकल एंड द मेम्ब्रेनस सेमी सर्कुलर कैनाल। और इसके अंदर बेटा दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये कम्प्लीटली एब्सेंट हो या तो फिर ये मौजूद हो लेकिन ये रूडिमेंट्री हो बहुत। इसकी चार टाइप्स होती हैं, मैं आपको बताता हूँ, चार एनाटमिकल टाइप्स हैं। एक होती है शीबी डिस्प्लेजिया। शीबी डिस्प्लेजिया मीन्स there is the congenital absence or rudimentary presence or the development of the saccule and the cochlea, and it accounts for 70% cases of the hereditary deafness. तो बेटा अगर इनर ईयर के अंदर आपका सेक्यूल जो कि वेस्टिब्यूल का हिस्सा है और कॉक्लिया ये दोनों इन्वॉल्व्ड हों, यानी कि ये या तो एब्सेंट हो या तो फिर ये रूडिमेंट्री डेवलप्ड हों, सही है, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, शीबी डिस्प्लेजिया। और ये 70% केसेस में जो हेरिडिटरी डिफनेस होती है ना, उसकी बड़ी वजह ही शीबी डिस्प्लेजिया होती है कि बच्चों के अंदर सेक्यूल और कोक्लियाई मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके अलावा है मॉन्डनी डिस्प्लेजिया, इन विच द कॉक्लियर डक्ट रिड्यूसेस टू 1.5 टर्न। नॉर्मल टर्न कितना होता है, 2.5 टर्न होता है ना, 2.5 टर्न। तो अगर वो रिड्यूस होकर 1.5 टर्न हो जाए, 1.5 टर्न हो कंजेनाइटली, और साथ में ऑर्गन ऑफ कोटाई जो होते हैं कोक्लिया के अंदर वो भी एब्सेंट हो, तो दैट इज सेड टू बी द मॉन्डनी डिस्प्लेजिया। सारे देख रहे हैं आप, इनर ईयर के कंजेनाइटल डिफेक्ट हैं। इसमें सेक्यूल और कोक्लिया एब्सेंट था तो शीबी डिस्प्लेजिया, या एब्सेंट बोलो या फिर रूडिमेंट्री, मौजूद है लेकिन रूडिमेंट्री है। ठीक है, और यहाँ पे मॉन्डनी में क्या है, कॉक्लियर डक्ट का जो टर्न है वो रिड्यूस हो गया है अप टू 1.5, और ऑर्गन ऑफ कोटाई एब्सेंट है। ठीक है, एंड देन कम्स द बिंग सिबनमैन डिस्प्लेजिया।
in which the membranous labyrinth is underdeveloped. Membranous cochlea, membranous saccule and utricle, membranous semicircular canals all are absent or even underdeveloped. And lastly comes the Michael dysplasia, in which total absence of the both labyrinth. Bony labyrinth भी absent है, पूरा inner ear absent है. ना bony labyrinth है, ना membranous labyrinth है. This is all about beta all the congenital anomalies of the external ear and middle ear and the middle ear and the inner ear. And this is all about beta this chapter. We'll come up with another chapter. Thank you so much. Class dismissed.